हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट पब्लिक इकोनॉमिक्स का ये मैराथन है। पब्लिक इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बजट एक्सेट्रा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि लर्नर्स ज़्यादा जुड़ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मार्केट फेलर 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी जी ये। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस बिल्कुल है नेट के एग्ज़ाम में। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जैसे कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ये टॉपिक्स आपको समझ होने चाहिए अगर आप नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करने से पहले बाकी क्लासेस का शेड्यूल बता देती हूँ। आज 6 बजे 6 PM पर स्पेशल क्लास है जिसमें हम इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप समझने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, आज 6 बजे वाली स्पेशल क्लास में। और इसके अलावा कल संडे को यूट्यूब पे 10 बजे आपका एक सेशन है जिसमें कैपिटल मार्केट करने वाले हैं। कैपिटल मार्केट क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। नितेश यादव जी, गेम थ्योरी पे अलग वीडियो है। अगर गेम थ्योरी के बारे में समझना है तो उस पर मेरी अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। स्टैट्स की क्लास भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। स्पेशल क्लासेस हर जगह स्टैट्स करवा रखा है तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको दोनों पेपर्स एक ही सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड होते हैं। रेफरल यूज़ करना है मेरा, आपको सिमर 10 और 10% ऑफ मिल जाएगा आपको अपनी सब्सक्रिप्शन पर। देखिए, आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। देन अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स में से कम 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन प्लान उठाइएगा। ठीक है, रेफरल यूज़ करेंगे तो ये जो प्राइजेज हैं ये आपके 10,395 10,395 रह जाएगा। तो अगर स्पेशल क्लासेस पे मेरी फ्री वाली स्पेशल क्लासेस देखना चाह रहे हैं तो ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, इसे फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे पुरानी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी और फॉलो करने से जैसे ही मैं कोई नई क्लास शेड्यूल करूंगी, ठीक है ना। सो अभी स्टार्ट करते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स में से मार्केट फेलर क्या होता है। ओके, सो मार्केट फेलर एक्चुअल में हम उस सिचुएशन को बोलते हैं, मार्केट फेलर इज ए सिचुएशन in which allocation of goods and services by free market, allocation of goods and services by a free market is not Pareto efficient.
इज नॉट पेरेटो एफिशिएंट। ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की एलोकेशन जो है वो पेरेटो एफिशिएंट ना हो तो कौन कौन से रीजंस हैं मार्केट फेल होने के। एक तो इसका रीजन है जी एक्सटर्नलिटी, अगर एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट होगी तो मार्केट फेल होगी। ठीक है, दूसरा इसका रीजन है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, अगर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी तब भी मार्केट फेलर आएगी। तीसरा रीजन है इसका पब्लिक गुड्स, देयर आल्सो रीजन ऑफ मार्केट फेलर। ठीक है, एंड नेक्स्ट देयर इज इंडिविजिबिलिटी, एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। These are all the reasons of market failure. आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है कि जो मार्केट फेलर है उसके क्या क्या रीजंस हैं। सो यू मस्ट नो ऑल आर द रीजंस ऑफ मार्केट फेलर। और जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो मार्केट फेलर का रीजन नहीं है, बिकॉज प्राइवेट गुड्स जो है वो एक्सक्लूडेबल होते हैं और राइवल होते हैं, इसीलिए वो मार्केट को फेल नहीं करते, मतलब कि जो एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं करते। क्लियर है जी। अब हम एक एक को अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले है एक्सटर्नलिटी। ठीक है, एक्सटर्नलिटी का मतलब है जब कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के बीच में डिवर्जेंसीज आते हैं। ठीक है, जैसे दो तरह की एक्सटर्नलिटी हम लेते हैं, एक जिसमें प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा हुई लेकिन प्राइवेट बेनिफिट कम है, या फिर इसे सोशल कॉस्ट से, प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट से ज्यादा है और जो प्राइवेट बेनिफिट है वो कम है सोशल बेनिफिट से। ठीक है जी, तो दैट इज द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। इसके अलावा एक और एक्सटर्नलिटी होती है जिसमें हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट कॉस्ट है दैट इज लेस देन सोशल कॉस्ट बट प्राइवेट बेनिफिट इज ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट। इस तरह दो तरह की एक्सटर्नलिटीज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, तो सिंपली याद रखिएगा जिसमें सोसाइटी का बेनिफिट ज्यादा होता है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं, और जिसमें प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का बेनिफिट ज्यादा होता है, उसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। ठीक है, सोशल बेनिफिट ज्यादा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड इसमें है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी? मार्केट फेलर, सॉरी moral hazard, adverse selection, and third one is principal agent problem. principal agent problem, तीन चीजें आती हैं आपकी पब्लिक असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में, मॉरल हैजर्ड, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे मेरी अलग एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें मैंने मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन के कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, यू कैन सी दिस वीडियो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रीजन इसका पब्लिक गुड्स। सो पब्लिक गुड्स के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में वो कौन कौन से हैं? पब्लिक गुड्स के सबसे दो इंपॉर्टेंट फीचर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, विच आर दे? बताएगा कोई? नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, है ना? नॉन, द फर्स्ट फीचर इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड द सेकंड फीचर इज नॉन राइवल। तो क्या मतलब होता है इनका? नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि जो गुड्स हैं वो सबके द्वारा कंज्यूम किए जा सकते हैं। जैसे कोई भी पब्लिक गुड है, हम उसको उसमें उसकी कंजम्पशन में से किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हर कोई
सिटीजन जो है वो उन गुड्स का कंजम्पशन कर सकता है। सो दैट्स वाई दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल का क्या मतलब है? नॉन राइवल का मतलब है कि उनकी कंजम्पशन पे किसी का एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, किसी का इकलौता अधिकार नहीं है उनकी कंजम्पशन पे। या हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक पर्सन उसकी कंजम्पशन कर लेता है तो दूसरे पर्सन के लिए उसकी क्वांटिटी कम नहीं हो जाती, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नॉन राइवल। जैसे एयर है, ये नहीं है कि अगर एक पर्सन ने एयर का ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया तो दूसरे पर्सन के लिए उसकी क्वांटिटी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो दैट्स वाई पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल। पब्लिक इकोनॉमिक्स की बुक पब्लिक फाइनेंस के नाम से आती है क्या? जी हाँ, पब्लिक फाइनेंस के नाम से ही आती है। पब्लिक इकोनॉमिक्स की बुक आपको पब्लिक फाइनेंस के नाम से ही मिलेगी। ये आप बुक ले सकते हैं, HL भाटिया की बुक अच्छी है, पब्लिक फाइनेंस के नाम से ही है, लेकिन आपको उसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। सारी बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ उसमें आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। जैसे पब्लिक फाइनेंस की बुक लेंगे तो उसमें टैक्सेस मेंशन होगा, एक्सपेंडिचर मेंशन होगा, बजट मेंशन होगा, ये टॉपिक्स मेंशन होंगे, ठीक है। लेकिन मॉरल हैजर्ड हो सकता है उसमें आपको ना मिले। सो मॉरल हैजर्ड फिर आपको इन्वायरमेंट वाली जो बुक है उसमें से मिल जाएगा। मॉरल हैजर्ड सॉरी बोल दिया मैंने, ये मार्केट फेलियर, ठीक है। सो मार्केट फेलियर जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है ना, पब्लिक से रिलेटेड है, इसलिए शायद एक दो टॉपिक होंगे जो पब्लिक फाइनेंस की बुक में नहीं मिलेंगे। सो उन टॉपिक्स को आप एनवायरमेंट वाली बुक में से पढ़ सकते हैं, वो आपको एनवायरमेंट वाली बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे बुक पब्लिक फाइनेंस के नाम से ही आती है। सो दैट्स द क्लियर ऑल अबाउट। यहाँ पे पहुंचे थे हम इंडिविजिबिलिटी पे। तो इंडिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजिबिलिटी? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजिबिलिटी? देखिए एग्जांपल से समझाती हूँ इंडिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। मान लीजिए इंडिविजिबिलिटी में मैं दो चीजें शामिल कर सकती हूँ, दैट इज डिफेंस एंड रोड्स, ठीक है। मान लीजिए जो डिफेंस है, अब डिफेंस का ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक पर्सन को डिफेंस का फायदा मिल रहा है तो दूसरे पर्सन को डिफेंस का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब क्या हम डिफेंस के बेनिफिट्स को अलग अलग पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं? क्या ये है कि ये बंदा ज़्यादा प्रोटेक्ट है और ये बंदा कम प्रोटेक्ट है, डिफेंस का फायदा इसे कम मिल रहा है इसे ज़्यादा? मतलब डिफेंस के बेनिफिट्स को हम अलग अलग लोगों में डिवाइड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज इंडिविजिबल, ठीक है। इसी तरह से रोड्स हैं। अब आप सड़कों पे रोज जाते हो, लेकिन आप क्या सड़कों के एक्सपेंसेस को, उन पे लगी हुई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को आपस में डिवाइड कर सकते हो कि ये पर्सन जो है ये इतना एलिजिबल है इस रोड की इतनी कॉस्ट देने के लिए, दूसरा इतनी कॉस्ट देने के लिए? नहीं ना। सो वो रोड्स के कॉस्ट को भी आप पर्सन टू पर्सन डिवाइड नहीं कर सकते। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर इंडिविजिबल। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। डिविजिबिलिटी की बात करें तो डिविजिबल वो होती हैं जिनको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने कोई गुड परचेज करना है और गुड परचेज करने के लिए आपने प्राइस दिया, ठीक है ना। तो अगर आपने उस गुड का प्राइस दिया तभी वो आपको गुड मिलेगा, जिस पर्सन ने वो प्राइस नहीं दिया उसको वो गुड नहीं मिलेगा। सो वो गुड डिविजिबल है, ठीक है, अलग अलग पर्सन में डिवाइड किया जा सकता है। जो पर्सन उसका प्राइस देगा सिर्फ उसको वो मिलेगा, जो नहीं देगा उसको वो नहीं मिलेगा। सो दैट गुड इज डिविजिबल। मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं और जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं। क्लियर है बात? तो इंडिविजिबिलिटी भी मार्केट फेलियर का एक रीजन है। एक्चुअली पब्लिक गुड्स की का ही एक फीचर है इंडिविजिबिलिटी, ठीक है, बिकॉज पब्लिक गुड्स आर इंडिविजिबल इन नेचर। उसके बाद आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के कोई दो फीचर्स बताएगा? कैन एनीवन टेल द टू फीचर्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज?
याद रखिएगा पब्लिक गुड्स का मेन फीचर होता है नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल, लेकिन जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और वो राइवल भी होते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक गुड्स होते हैं ये एक्सटर्नलिटी क्रिएट करते हैं, मतलब मार्केट फेलियर का एक रीजन होते हैं, बट प्राइवेट गुड्स आर नॉट द रीजन ऑफ मार्केट फेलियर। हाँ जी, व्हाट आर द फीचर ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कैन एनीवन टेल? जी हाँ, ये फिश लेक वाली तो इसकी एग्जांपल है ना। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है किसी को कंजम्पशन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हर कोई कंज्यूम कर सकता है। नॉन राइवल का मतलब होता है एक की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल बट दे आर राइवल, ठीक है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था राइवल क्यों है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की एक एग्जांपल है फिश इन ए लेक। फिश इन ए लेक, अगर एक पर्सन मछलियों का शिकार कर रहा है लेक से, है ना, तो क्या होगा, मछलियों की अवेलेबिलिटी जो है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो दूसरा पर्सन जो है उसके लिए मछलियों की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, समझे बात। तो दैट्स वाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर राइवल, ठीक है, बट नॉन एक्सक्लूडेबल। हम किसी को भी मना नहीं कर सकते कि आप मछलियों का शिकार ना करो, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। बट राइवल क्यों है, क्योंकि एक बंदे ने अगर मछलियों का शिकार ज्यादा कर लिया तो दूसरे बंदे के लिए मछलियों की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सो कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल डिक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ अदर इंडिविजुअल, समझे बात को। सो दैट आर द प्रॉपर्टीज एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। सो इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक इकोनॉमिक्स का, दैट इज पब्लिक रेवेन्यू। टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पब्लिक रेवेन्यू जो गवर्नमेंट की इनकम है जिसे हम पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं, दो तरह के सोर्सेज हैं, एक टैक्स सोर्सेज और एक नॉन टैक्स सोर्सेज, है ना, टैक्स एंड नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स में कुछ ज्यादा खास बताने वाला नहीं है, टैक्स के बारे में पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। टैक्सेस का बेसिक फीचर क्या है, दैट इज क्विड प्रो क्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, क्विड प्रो क्यू, और वी कैन से दैट इज कंपल्सरी पेमेंट, compulsory payment. So what is the meaning of quid pro quo, can anyone tell? टैक्सेस दो तरह के हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस में आपका आ गया प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड द थर्ड वन इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी इज इनडायरेक्ट, एक्साइज इज इनडायरेक्ट, custom duty is indirect, or anyone can tell more about the indirect taxes? Sales tax is indirect, service tax is indirect, ठीक है। रिटर्न्स फ्रॉम द पेमेंट इज नॉट एश्योर्ड, जी हाँ बिल्कुल, क्विड प्रो क्यू का मतलब है कि जो पेमेंट्स के रिटर्न्स है वो एश्योर्ड नहीं है। हमने टैक्स देना है लेकिन हम उसके बदले में गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट भी हमें ये रिटर्न देगी ही देगी। सो दैट इज क्विड प्रो क्यू, समझ में आई बात। सो डायरेक्ट टैक्सेस में तीन तरह के टैक्सेस बताए, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स की क्या एग्जांपल है जी, इनकम टैक्स, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव जो है दैट इज इनडायरेक्ट, मतलब कि जो रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो नेचर में रिग्रेसिव ही होते हैं। कैसे रिग्रेसिव होते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम बढ़ने के साथ जिसका परसेंटेज लोगों के लिए बढ़ता जाता है, ठीक है। जितनी ज्यादा लोगों की इनकम होगी अपनी इनकम का उतना ही ज्यादा परसेंटेज वो एज ए टैक्सेस पे कर रहे हैं। रिग्रेसिव टैक्सेस का मतलब है जितनी ज्यादा इनकम है अपनी इनकम का उतना ही कम परसेंटेज वो टैक्सेस के रूप में दे रहे हैं,
प्रोपोर्शनल टैक्स, दैट टैक्स रेट रिमेन सेम विद द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम और टैक्स रेट सेम रहता है। ठीक है ना, क्लियर। सो आपको पूछा जाए प्रोग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल, दैट इज इनकम टैक्स। पूछा जाए रिग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो रिग्रेसिव टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स की अलग अलग टाइप्स है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। हम ब्रीफ में हर एक टाइप इसकी पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन आया था, एड वॉलेरम, स्पेसिफिक एंड कंपाउंड, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो एड वॉलेरम टैक्स क्या है? वैल्यू पे लगता है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वेट, एंड कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। मिक्सचर ऑफ बोथ मतलब एड वॉलेरम एंड स्पेसिफिक का मिक्सचर होता है। मैंने अपने प्लस वाले कोर्स में आपको एग्जांपल देके समझाया था कि एड वॉलेरम एंड स्पेसिफिक टैक्स में असल में डिफरेंस क्या रहता है। कप्स ऑफ आइसक्रीम वाली एग्जांपल से आपको समझाया था कि जो एड वॉलेरम टैक्स है वो वैल्यू के बेस पे होता है, किसी कमोडिटी की वैल्यू कितनी है, एंड जो स्पेसिफिक टैक्स है वो पर्टिकुलर उसकी वेट एंड उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली लगता है। ठीक है ना। इंडिया में कौन सा है मीन्स, इंडिया में डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, दोनों टैक्सेस है इंडिया में। प्रोग्रेसिव भी है और रिग्रेसिव भी है इंडिया में। इनडायरेक्ट रिग्रेसिव है, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सभी प्रोग्रेसिव होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे होता है आपका कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स के अलावा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स? एनीवन नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स? जी हाँ, एड वॉलेरम स्पेसिफिक टैक्स से सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं। देखिए, जो इनकम टैक्स होता है वो लोगों की इनकम पे लगता है। जैसे किसी की सालाना इनकम इतने से ज्यादा है तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो कंपनीज के प्रॉफिट्स पे लगता है। एक बार आपको नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा टैक्स है जो इंडिया में जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो कौन सा टैक्स है सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रॉफिट्स पर लगता है। ठीक है ना। अब जो बाकी के यहाँ पे टैक्स, जैसे एक्साइज, एक्साइज टैक्स का किस पे लगता है? प्रोडक्शन पे लगता है। जो इंडिया में प्रोडक्शन हुई उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। कस्टम किस पे लगता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लग रहा है ये टैक्स। ठीक है ना। सेल्स टैक्स सेल्स पे लगता है। सर्विस टैक्स सर्विसेज के लिए लगता है। ये जो सेल्स टैक्स होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का। सर्विस टैक्स सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट हमें कोई सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है तो उस पर जो टैक्स लगता है। एक वैट होता है, वैट किस पे लगता है? वैल्यू एडिशन पे लगता है। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे कितनी वैल्यू ऐड हुई है प्रोडक्ट में। ठीक है, दैट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन काउंट करनी हो तो एक फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। आउटपुट की वैल्यू में से इनपुट की वैल्यू माइनस कर देंगे, दैट बिकम्स वैल्यू एडिड। ठीक है ना, वैट। और वैट को रिप्लेस करके अभी आया है जीएसटी। जीएसटी की डेट क्या है आपको याद रखनी है, बताएगा कोई कितनी डेट को जीएसटी आया था? जीएसटी की डेट कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछ रही हूँ और आप दे दीजिए प्लीज उनके आंसर्स। जी हाँ, मैंने डिफरेंस है वैट एंड एड वॉलरम में, बिल्कुल।
लेकिन बिकॉज ये आपकी रिवीजन सीरीज है पब्लिक इकोनॉमिक्स की, मुझे और भी टॉपिक्स इसके करवाने हैं, तो एक टॉपिक को मैं पूरा डेप्थ में नहीं करवा सकती। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा कोई प्लस वाला स्टूडेंट है, ही वेल नो कि मैंने वैट को भी पूरी एग्जाम्पल के साथ समझाया है, एंड जो एड वॉलरम है उसे भी एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ठीक है ना। वैट किस तरह से लगता है और एड वॉलरम किस तरह से लगता है। तो आई कांट एक्सप्लेन, मतलब इस 1.5 घंटे के सेशन में मैं हर एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज इसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है, हमें सारे टॉपिक्स एक कवर करने हैं। सो वो टेबल चार्ट ग्राफ बना के आपको चीज़ें समझानी पड़ेंगी, वैट एंड एड वॉलरम में डिफरेंस, एंड एक्साइज क्या है, वैट क्या है, ठीक है। तो जी हाँ बिल्कुल, 1 जुलाई 2017, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है आपको। एनीवन नोज द टैक्स स्लैब्स, जीएसटी की अलग अलग टैक्स स्लैब्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी 5 स्लैब्स हैं जिसमें जीएसटी लगता है, और हाईएस्ट स्लैब्स क्या है, सबसे लोएस्ट स्लैब्स क्या है। जी हाँ, एनीवन, व्हाट आर द टैक्स डिफरेंट टैक्स स्लैब्स ऑफ जीएसटी। 5% इज नॉट द लोएस्ट स्लैब, ये गलत हो लवप्रीत कौर आप। सबसे लोएस्ट स्लैब जो जीएसटी की है दैट इज 0%, उसे हम बोलते हैं, 5% नहीं बोलते, ठीक है। 0% भी एक स्लैब में ऐड है, 0% ये नहीं है कि उसकी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो उसे स्लैब्स में से निकाल दो, 0% भी एक स्लैब की वैल्यू है, और सबसे मिनिमम स्लैब जीएसटी की 0% है, ठीक है ना। सो जीरो को भूलिएगा मत, 0, 5, 12, 18 and 28, these are the tax slabs of GST, ठीक है। 0, 5, 12, 18 and 28, 25 नहीं है जीएसटी की कोई स्लैब, हाईएस्ट 28 है, लोएस्ट 0 है, बिल्कुल। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए नेसेसरी गुड्स पे कौन सी स्लैब लगती है तो 0% बोलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लग्जरी गुड्स पे कौन सी स्लैब लगती है तो कौन सी बोलेंगे, 28%, ठीक है। लग्जरी आइटम्स पे 28%, एंड जो नेसेसरी आइटम्स है उस पर 0% टैक्स स्लैब लगती है। तो दीज आर इन ब्रीफ ऑल अबाउट टैक्सेस, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी में आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, इससे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, एनीवन कैन टेल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसके द्वारा दिए गए हैं, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। 4 कैनन्स होते हैं टैक्सेशन के, दैट इज कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस। जी हाँ, एडम स्मिथ। बिल्कुल, एडम स्मिथ ने दिए हैं टैक्सेस के कैनन्स। 4 कैनन्स हैं एडम स्मिथ ने जो दिए हैं, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कैनन ऑफ इक्वालिटी, इकोनॉमी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, ब्रीफ में बता देती हूँ। सो कैनन ऑफ इक्वालिटी में क्या होता है कि हर एक पर्सन को जो इक्वली ट्रीट किया जाए, मतलब बर्डन जो है वो सब पर्सन पे इक्वल हो। ये नहीं है कि एक पर्सन पे टैक्स का बर्डन ज़्यादा है दूसरे पे कम है। सो जो टैक्सेशन है उनको वो इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि लोगों पे बर्डन इसका इक्वल हो। इकोनॉमी का मतलब है कि टैक्स कलेक्शन में जो कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टैक्स कलेक्शन से उतना रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा लेकिन उस पर जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो टैक्स कलेक्शन पे कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। सर्टेनिटी का यहाँ पे मतलब है कि टैक्स कलेक्शन में एक सर्टेन एलिमेंट होना चाहिए कि एक कंट्रीब्यूटर को भी इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसे कितना टैक्स पे करना है, कहाँ पे करना है, किस समय करना है। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एडिशनली किसी भी तरह की
इस तरह जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उन पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना वजह से उन्हें तंग करना चाहिए कि आपने टैक्स नहीं पे किया या ऐसा कुछ, ठीक है ना। सो एक पूरी सर्टेनिटी होनी चाहिए टैक्स पेयर को भी, और दूसरा पर्सन जो उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसे भी सर्टेनिटी होनी चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए कि इस पर्सन से मुझे इतना टैक्स लेना है, ठीक है, नॉट मोर देन इट, नॉट लेस देन इट। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कन्वीनियंस, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस, कि जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स पे करना कन्वीनियंट हो पर्सन के लिए। ऐसा नहीं है कि उसे सारा दिन लाइनों में लग के टैक्स पे करना पड़े। अगर सारा दिन एक लाइन में लग के उसे टैक्स पे करना पड़ेगा तो वो तो बंदा टैक्स पे करेगा ही नहीं, टैक्स की चोरी करेगा, टैक्स को इवेड करेगा, ठीक है ना। सो कन्वीनियंस, कन्वीनियंट होना चाहिए उसके पर्सन के लिए टैक्स को पे करना। सो दैट आर इन ब्रीफ द कैनन्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक टैक्सेस में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, so what is the impact? It is initial burden of the tax, initial burden of the tax. And what is the incidence? It is the ultimate burden of the tax, ultimate burden of the tax। तो जो इनिशियल बर्डन होता है टैक्स का, मतलब कि टैक्स जो है वो लेवी किस पे हुआ है, लगा किस पे है, जैसे कि प्रोड्यूसर पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ठीक है। इम्पैक्ट टैक्स का किस पे पड़ रहा है। इंसिडेंस का मतलब है कि उसका अल्टीमेट बर्डन टैक्स का किस पे पड़ा, मतलब कि एट द एंड जो टैक्स का बर्डन है वो किस पे पड़ रहा है, मतलब उसे पे कौन कर रहा है। जैसे प्रोड्यूसर पे टैक्स लगा लेकिन प्रोड्यूसर ने टैक्स को शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे, तो अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है टैक्स को, कंज्यूमर। समझे बात को। सो जो टैक्स बंदा पे कर रहा है दैट इज द इंसिडेंस, एंड जो जिस पर्सन पे वो टैक्स लग रहा है दैट इज द इम्पैक्ट, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। क्लियर? ठीक है। जी हाँ, सेस एंड सरचार्ज। देखिए जो सेस होता है ना, सेक्स लेवी होता है पर्टिकुलर उस चीज पर जिसपे कि उसका रेवेन्यू स्पेंड होना है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन सेस लगा, ठीक है। तो एजुकेशन सेस से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पर्टिकुलर एजुकेशन के पर्पस के लिए ही यूज होगा। हेल्थ सेस के लिए जो से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पर्टिकुलर हेल्थ के पर्पस पे ही खर्च होगा, ठीक है, और किसी पर्पस पे खर्च नहीं होगा। मतलब जो सेस टैक्स की कलेक्शन है, जो सेस की कलेक्शन होती है वो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्टिव के लिए ही कलेक्ट किया जाता है, और उसका अमाउंट उस ऑब्जेक्टिव पे ही स्पेंड किया जाता है, वो गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता। जबकि जो सरचार्ज होता है एक इनकम से ऊपर वाले इनकम वाले पर्सन पे जो सरचार्ज है वो लगता है। जैसे किसी की इनकम अबव इतनी है तो उसे उस पर सरचार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो सरचार्ज में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि वो पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा होता है, जस्ट एक हाईएस्ट इनकम से ज्यादा जिसकी इनकम है उस पर सरचार्ज लगता है। ठीक है। सो इसके अलावा दो थ्योरीज हैं आपकी टैक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये। दैट इज बेनिफिट प्रिंसिपल, benefit principle and ability to pay theory. Anyone can tell who gave the benefit principle and who gave the ability to pay theory? Benefit principle and ability to pay theory. हाँ जी, बेनिफिट प्रिंसिपल का राइटर लिंडल, लिंडल, इट इज लिंडल, ठीक है। जी हाँ, लिंडल की ये थ्योरी है।
तो बेनिफिट प्रिंसिपल में बात ये है कि जिस पर्सन जितना जो गवर्नमेंट है वो लोगों को बेनिफिट दे रही है उसके प्रपोर्शन में ही गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस भी कलेक्ट करे, ठीक है ना। सो जिस प्रपोर्शन में गवर्नमेंट लोगों को बेनिफिट दे रही है उस प्रपोर्शन में ही उससे टैक्सेस भी कलेक्ट किए जाएं, दैट इज बेनिफिट प्रिंसिपल। जी हाँ, सेलिगमैन ने दी है एबिलिटी टू पे थ्योरी। बेनिफिट प्रिंसिपल की एक एग्जांपल लेते हैं। व्हीकल्स ऑन रोड, जिस पर्सन के पास अपना व्हीकल है, ठीक है, वो रोड का ज्यादा बेनिफिट ले रहा है तो वो लिएबल है ज्यादा टैक्स देने के लिए रेदर देन अदर पर्सन जो जिसके पास अपना व्हीकल नहीं है। बात को समझे। तो जिस पर्सन के पास अपना व्हीकल है वो रोड के ज्यादा बेनिफिट्स ले रहा है, दैट्स व्हाई इट इज liable to pay more taxes than the person who has not own vehicle। समझे बात को। सो ये है बेनिफिट प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे थ्योरी सिंपल, जो जितना एबल है टैक्सेस पे करने के लिए उसे उतने टैक्सेस पे करने हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स एक पर्टिकुलर स्लैब से ऊपर वाले लोगों पे लगता है ना, कि जिसकी इनकम इस पर्टिकुलर स्लैब से ज्यादा है, मतलब जो जितना एबल है उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है एज ए टैक्सेस, जो नहीं एबल उसे नहीं, वो नहीं पे कर रहा है, जितना कम एबल है वो उतना कम पे कर रहा है। सो इट इज एबिलिटी टू पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी टैक्सेस की, दैट इज मॉडर्न थ्योरी, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस की ये थ्योरी है। इसे हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं, डिमांड सप्लाई थ्योरी, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स थ्योरी, या फिर आप इसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स भी बोल सकते हैं। इसमें दो तीन बातें हैं, उसे बस हमने ध्यान से समझना है। जैसे कि देखिए, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल होता है तो बर्डन जो है इक्वल होता है किसके बीच में, सेलर एंड बायर। टैक्स का बर्डन, किसका बर्डन, टैक्स का बर्डन। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से ज्यादा है तो बता सकते हैं किस पे बर्डन ज्यादा होगा, बायर्स पे या सेलर्स पे। Who will bear more burden if elasticity of demand is greater than elasticity of supply? मैंने एक तरीका बताया था प्लस वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे याद रखने के लिए, कि जो सप्लाई है वो किसकी साइड पे है, प्रोड्यूसर की साइड पे होती है ना, सेलर की साइड पे, और जो डिमांड है वो किसकी साइड पे होती है, बायर की साइड से होती है ना। तो अगर सेलर की इलास्टिसिटी कम है, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है, मतलब सेलर साइड वाली इलास्टिसिटी कम है, तो बर्डन ज्यादा होगा सेलर पे, बर्डन मोर ऑन सेलर। मतलब जिस साइड की इलास्टिसिटी कम होती है उस साइड पे बर्डन ज्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा केस जो इसका बनता है, थर्ड केस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर ज्यादा है तो बर्डन ऑब्वियसली सी बात है बायर पे ज्यादा होगा, है ना, बायर पे ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइटी है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है, तो होल बर्डन किस पे होगा, होल बर्डन प्रोड्यूसर पे होगा या सेलर पे होगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइटी है एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है, होल बर्डन किस पे होगा। इस पे आपको क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में 2-3 बार। जी हाँ, सारा बर्डन सेलर पे होगा, बिकॉज
सेलर की इलास्टिसिटी नहीं है, सेलर वाली साइड की इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीरो है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जिस साइड की इलास्टिसिटी कम होगी उस पर सारा बर्डन, उस पर ज़्यादा बर्डन होगा। तो यहाँ पे अगर इलास्टिसिटी सेलर वाली साइड की बिल्कुल ही नहीं है तो डेट मीन्स होल बर्डन ऑन सेलर, होल बर्डन ऑन सेलर। इससे ऑपोजिट ले लें, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइटी है तो सारा बर्डन बायर पे होगा। क्लियर है ना बात? चलो, सो ये हो गया आपका। इसके अलावा एक दो कंसेप्ट्स हैं, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, दैट इज स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस, बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस, बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस, एंड नेक्स्ट इज डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। चार तरह के इंसिडेंस हैं। तो इसमें से स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस का क्या मतलब है? चेंज इन टैक्स लीड्स टू चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। टैक्स में चेंज आने से इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आना, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आना। इसी तरह से स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस की बात करें तो इट मींस चेंज इन एक्सपेंडिचर लीड्स टू चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पब्लिक टैक्सेस रिमेन कांस्टेंट। समझे बात को? कि मतलब अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर में चेंज आए तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे कितना चेंज आ रहा है, तो इसमें हम टैक्सेस को कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस। क्लियर? एक होता है बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस। बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस में क्या आएगा? इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे दोनों का प्रभाव पड़ता है। किसका किसका? टैक्स में चेंज का भी और एक्सपेंडिचर के चेंज का। क्लियर? तो जब दोनों चीजों का प्रभाव आए तो डेट इज बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस। डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ वन टैक्स फॉर अनदर, सब्सटीट्यूशन ऑफ वन टैक्स फॉर अनदर। एक टैक्स के लिए दूसरे टैक्स को सब्सटीट्यूट करना, कीपिंग मनी इनकम सेम। That is a differential tax incidence. So this is in brief all about the tax incidence. एक कंसेप्ट से क्वेश्चन आया था आपको एग्जाम में, टैक्स बायोवेंसी। तो टैक्स बायोवेंसी का क्या मतलब है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन इनकम कह सकते हैं। इनकम को हम जीडीपी या आउटपुट, तीनों चीजें इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन इनकम और चेंज इन जीडीपी और चेंज इन आउटपुट, दिस इज ए टैक्स बायोवेंसी। सम आया था एक बार आपको टैक्स बायोवेंसी का, जिसमें बताया था कि रेवेन्यू इतना इंक्रीज हुआ, ठीक है, जीडीपी इतनी इंक्रीज हुई, तो टैक्स बायोवेंसी फाइंड करिए। आपको सिंपली उनके डिफरेंस को डिवाइड कर देना था तो टैक्स बायोवेंसी आ जानी थी। तो इसका ये फार्मूला याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज लेफर कर्व। That is relationship between tax rate
एंड टैक्स रेवेन्यू। ये जो कर्व है ये बोलता है कि अगर टैक्स रेट जीरो है तब भी टैक्स रेवेन्यू जीरो होगा, अगर टैक्स रेट मैक्सिमम है तब भी टैक्स रेवेन्यू जीरो होगा। समझे बात को? एट टैक्स रेवेन्यू, so at zero tax rate tax revenue will be zero, at highest tax rate tax revenue will be zero। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जीरो टैक्स रेट है तो बिजली सी बात है टैक्स है ही नहीं, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू तो जीरो ही होगा। और अगर टैक्स हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे? टैक्स को इवेड करना शुरू कर देंगे, टैक्स को पे ही नहीं करेंगे। दैट्स वाई उस कंडीशन में भी टैक्स रेवेन्यू जीरो होगा। समझे? ओके सो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो टैक्सीज हैं उसका प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो व्हाट विल यू से? इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, टैक्सीज का प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एनीवन कैन टेल? इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन प्रोडक्शन नेगेटिव। जी हाँ, क्योंकि टैक्सेस जितने ज्यादा होंगे लोगों का काम करने की विल एबिलिटी उतनी ही कम होगी, है ना? बिकॉज उन्हें लग रहा है अपनी इनकम का कितना हिस्सा तो उन्हें एज ए टैक्सेस पे करना पड़ रहा है। लोग काम कम करेंगे, ठीक है, अपने काम में डेडिकेशन कम रखेंगे, जिससे क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगी। तो टैक्सेस का और प्रोडक्शन का नेगेटिव रिलेशन होता है, जितने ज्यादा टैक्सेस होंगे प्रोडक्शन उतनी कम होगी। क्लियर? अगर मैं पूछूं डिस्ट्रीब्यूशन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे दो तरह का इम्पैक्ट, एक हो सकता है प्रोग्रेसिव टैक्सेस का, एक हो सकता है रिग्रेसिव टैक्सेस का। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन पे फेवरेबल इम्पैक्ट होता है, जबकि जो रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं इनका इनकम पे अनफेवरेबल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो फेवरेबल इम्पैक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि टैक्सेस फेवरेबल इम्पैक्ट का यहाँ पे मतलब है जैसे कि डायरेक्ट टैक्स है ना? सो डायरेक्ट टैक्स उस पर्सन पे ज्यादा लग रहे हैं जिसकी इनकम ज्यादा है, जैसे रिच पे ज्यादा लग रहा है, ठीक है, उस पर्सन पे कम लग रहा है जिसकी इनकम कम है, जैसे पुअर पे कम लग रहा है या पुअर पे लग ही नहीं रहा। तो इस तरह के टैक्सेस जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल बनाते हैं। मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं, ये मान लो पुअर है, ये मान लो रिच है, तो जो रिच पर्सन है उस पर टैक्स लग रहा है, रिच पर्सन टैक्स उस पर लगता है तो उसका लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है। और वही टैक्स जो गवर्नमेंट रिच पे लगा रही है उसका बेनिफिट पुअर को देती है, मतलब पुअर को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है बहुत सारी, है ना? सो उससे क्या होता है, पुअर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है अपने लेवल से। तो इस तरह से रिच एंड पुअर में इक्वालिटीज बनती है, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स है वो रिच एंड पुअर में इक्वालिटीज बनाता है, लेकिन जो रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स है ये इनइक्वालिटीज को बढ़ाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में सबको सेम टैक्स रेट पे करना पड़ता है। जैसे आपने कोई बाजार से कमोडिटी खरीदी, है ना, सो प्राइस में ही इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, वहां पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस को। तो सेम टैक्स रिच को भी पे करना पड़ रहा है, पुअर को भी पे करना पड़ रहा है, लेकिन बेचारे पुअर के लिए वो सेक्रीफाइस ज्यादा है क्योंकि उसकी इनकम कम है, ठीक है। रिच के लिए वो टैक्स को इतना सेक्रीफाइस नहीं देगा उसे, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है। सो डेट्स वे रिग्रेसिव टैक्स का बर्डन ज्यादा किस पे पड़ता है? पुअर पे, और प्रोग्रेसिव टैक्स का रिच पे। समझे बात को? टैक्स रिफॉर्म कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। डेट्स फटाफट इनकी याद रख लीजिएगा। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन कब आई थी? 1925 में। कैल्डर की टैक्स रिफॉर्म कमेटी आई थी 1956 में, ठीक है। वेंचू की कमेटी
that is 1970. LK Jha 1977. रेखी कमेटी that is 1993. and Vijay Kelkar 2002. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स पब्लिक एक्सपेंडिचर. होपफुली सभी इसके पिन पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे होंगे अपनी कॉपी पे, बिकॉज ये बहुत आपको यूजफुल होंगे. शॉर्ट नोट्स ये आपके बन जाएंगे एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए. ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं. पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का खर्चा है. पब्लिक एक्सपेंडिचर की मेन 3 थ्योरीज होती हैं, दैट इज वैगनर लॉ, पीकॉक वाइसमैन hypothesis एंड कॉलिन क्लार्क. वैगनर लॉ क्या कहता है, दैट इज इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, की जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाती है, वहां पे उसका एक्सपेंडिचर लगता है. दिन पर दिन गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की ज्यादा डिमांड हो रही है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, या कुछ ऐसे काम है जिन पे प्राइवेट लोग एक्सपेंडिचर नहीं लगा सकते, जैसे रोड्स बनाने में, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर है ना, इस पे सब्सिडीज प्रोवाइड करनी. तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ता है, जिसके लिए उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है. ठीक है, और भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने के, जैसे कि जो फ्री मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई की, ये इनकम इनक्वालिटीज क्रिएट कर देती हैं, रिच एंड पुअर में गैप क्रिएट कर देती हैं. इस गैप को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को अपना रोल निभाना पड़ता है, गवर्नमेंट को पुअर को सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, है ना, उसका इस पे एक्सपेंडिचर लगता है. सो पब्लिक एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज. सो दिस लॉ इज ऑल अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कैसे होता है, क्यों होता है, पब्लिक एक्टिविटीज, गवर्नमेंट एक्टिविटीज का रोल इकोनॉमी में कैसे बढ़ता जाता है. ठीक है, सो उसके बारे में ये आपका हिपोथेसिस दिया गया है. इस हिपोथेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, दैट इज एक्स इनएफिशिएंसी. इसके बारे में एक बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था. तो एनीवन कैन टेल व्हाट इज इकोनॉमिस्ट दैट इज रिलेटेड टू एक्स इनएफिशिएंसी. किसने ये कंसेप्ट दिया है एक्स इनएफिशिएंसी वाला? Who gave the concept of X inefficiency? किसी को नहीं पता? जी हाँ, लिविंगस्टन. लिविंगस्टन का ये कंसेप्ट है, ब्रीफ में थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ. इस कंसेप्ट में ये चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट भी बहुत करती है, जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वेस्ट भी बहुत जाता है. ओवर स्टाफिंग, ज़्यादा लोगों को भर्ती करना है ना, ओवर स्टाफिंग से एक्सपेंडिचर वेस्ट जाता है. या फिर अगर जो स्टाफ है वो अपनी ड्यूटीज़ को ना समझे, प्रॉपरली काम ना करे, इससे भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वेस्ट जाता है. ठीक है, सो एक्स इनएफिशिएंसी मींस इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज ना होना और रिसोर्सेज का वेस्ट जाना, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का. ठीक है, सो दैट इज द एक्स इनएफिशिएंसी. एक है पीकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस. इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पीकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस से. पीकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस कहता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये जो है ये एक जर्क एंड स्टेप लाइक फैशन में बढ़ता है, स्मूथ मैनर में नहीं बढ़ता.
जर्क एंड स्टेप लाइक फैशन में बढ़ता है, स्मूथ मैनर में नहीं बढ़ता। ठीक है, सो इसके 3 तरह के इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? दैट इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दूसरा कौन सा है? इंस्पेक्शन इफेक्ट, एंड द नेक्स्ट इज कंसेंट्रेशन इफेक्ट। सो ब्रीफ में इन तीनों इफेक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर टू हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब पहले वाले एक्सपेंडिचर के लेवल से जब गवर्नमेंट डिस्प्लेस होती है नए एक्सपेंडिचर के लेवल पर, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इंस्पेक्शन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है तो उससे पब्लिक रेवेन्यू की डिमांड भी बढ़ती है, मतलब गवर्नमेंट को अपनी इनकम के सोर्सेज भी बढ़ाने पड़ते हैं, है ना। सो जो पब्लिक रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से पब्लिक रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। तो पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक नया इक्विलिब्रियम बन जाता है जो पहले से हाईएस्ट होता है, दैट इज द इंस्पेक्शन इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से कंसेंट्रेशन इफेक्ट, कंसेंट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज की टेंडेंसी है वो ज़्यादा फास्टर रेट पे बढ़ती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, मतलब जो एक्टिविटीज का कंसेंट्रेशन होता है वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के अराउंड होता है रेदर देन स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज ज़्यादा स्पीड से बढ़ती हैं एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। दीज आर इन शॉर्ट ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। उसके बाद इसमें आता है कॉलिन क्लार्क का हिपोथेसिस। कॉलिन क्लार्क का हिपोथेसिस क्या कहता है कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर का लेवल, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीमेंट है वो एक लेवल से बढ़ जाए तो इससे इकॉनमी में इन्फ्लेशन की समस्या क्रिएट होती है। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर एक लेवल से नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, कॉलिन क्लार्क कहता है कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी का, पब्लिक एक्सपेंडिचर टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई बता सकता है कितने % बढ़े तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर टोटल इकोनॉमी एक्टिविटी का कितना % बढ़ेगा तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी? एनीवन नो? 25%, जी हाँ, टोटल इकोनॉमी एक्टिविटी का 25% अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़े तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर की इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, not lead to creation of assets and this lead to creation of assets। सिंपल एग्जांपल करते हैं, जैसे कि फ्लाईओवर बनाने पे, रोड बनाने पे जो गवर्नमेंट का खर्चा लगा दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कोई एसेट क्रिएट हुआ। ठीक है, जो खर्चा गवर्नमेंट का एजुकेशन पे लगा, पब्लिक सर्विसेज पे लगा, सब्सिडीज पे लगा, ट्रांसफर पेमेंट्स पे लगा, लोगों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने में, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में, या फिर वो उसे क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करने में जो खर्चा लगा, ठीक है, ये कोई एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हुई बात? सो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये रिकरिंग इन नेचर, मतलब बार बार लगता ही रहता है, गवर्नमेंट बार बार सब्सिडीज पे स्पेंड करती है ना, रिकरिंग होता है नेचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार लगता है फिर सालों साल वो रोड या फ्लाईओवर पे दोबारा गवर्नमेंट खर्च नहीं करती, सो दैट इज नॉट रिकरिंग इन नेचर। नॉट रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर में लास्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आर गिवन बाय एनीवन कैन टेल, इसके द्वारा दिए गए हैं, और ये कौन कौन से
बेनिफिट, इकोनॉमी, सैंक्शन एंड सरप्लस, 4 कैनन्स है। दिए किसके द्वारा गए हैं, कोई बता सकता है? शिराज, फिंडले शिराज, दैट इज फिंडले शिराज, ठीक है। इसके द्वारा दिए गए हैं कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। 4 कैनन्स है, टैक्सेस के भी 4 थे, ठीक है, याद रख लीजिएगा इन्हें। बेनिफिट का मतलब है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो लोगों को बेनिफिट उसका मिलना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा भी खर्च नहीं करना चाहिए, उसे अपनी एक लिमिट में रह के, एक फाइनेंशियल लिमिट में रह के खर्च करना चाहिए। ये नहीं है कि नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे फजूल खर्ची करनी चाहिए। सो दैट इज ए कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ सैंक्शन का मतलब है कि जो हायर अथॉरिटी होती है उसकी परमिशन के बिना कोई भी खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर कांट बी डन विदाउट परमिशन ऑफ अपर अथॉरिटी। तो कैनन ऑफ सरप्लस का मतलब है कि जो बजट है गवर्नमेंट का वो इस ढंग से हो कि या तो बजट बैलेंस में हो या तो बजट सरप्लस में हो, पर कभी कभी भी बजट डेफिसिट में ना जाए। डेफिसिट बजट कब होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि वो बजट को डेफिसिट में ले जाए। तो गवर्नमेंट का बजट या बैलेंस रहे या सरप्लस रहे, इट इज़ ओके, बट वो डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पब्लिक बजट। अच्छा, इसमें अभी एक चीज देख लीजिए, प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का? कैन एनीवन टेल? पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस का प्रोडक्शन पे या डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट है, सो पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोडक्शन पे क्या है, टैक्सेस का तो प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट था, है ना, टैक्सेस इतने ज़्यादा होंगे प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट है? पॉजिटिव, जी हाँ, प्रोडक्शन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज बढ़ेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, उन्हें सहूलतें देगी, तो ऑब्वियसली सी बात है लोग प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। क्लियर है बात? तो डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट है? डिस्ट्रीब्यूशन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है दैट रिड्यूस इनइक्वालिटीज। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये इनइक्वालिटीज को कम करता है। क्यों, कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर पुअर के फेवर में एक्सपेंडिचर लगाती है, ना कि रिच के फेवर में। सो पुअर को गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, उनके लिए स्कीम्स लेके आती है जिससे पुअर को पहले से ऊपर उठाने की कोशिश करती है, रिच के लिए स्कीम्स नहीं होती, है ना। सो इसलिए इनइक्वालिटीज जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर से वो कम होती हैं, दैट इज ओवरऑल इम्पैक्ट। सो अभी बात करते हैं पब्लिक बजट्स। देखिए, पब्लिक बजट में 3 कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। बैलेंस्ड बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है, सरप्लस बजट क्या है। सरप्लस बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। सो बैलेंस्ड बजट का क्या मतलब है? जिसमें रेसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो, गवर्नमेंट की रेसिप्ट्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इक्वल हो, ठीक है, दैट इज बैलेंस्ड बजट।
डेफिसिट बजट क्या होता है? जिसमें रेसिप्ट्स तो गवर्नमेंट की कम हो लेकिन उसका खर्चा ज़्यादा हो, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो। सरप्लस बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो प्राप्तियां हैं, उसकी रेसिप्ट्स है वो ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम है। ठीक है। रेवेन्यू बजट का क्या मतलब है? रेवेन्यू बजट डेट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल बजट का मतलब है कैपिटल इंक्लूड्स कैपिटल रेसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको अभी अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझाया था, दोनों की एग्जांपल भी समझाई थी। तो कैपिटल रेसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रेसिप्ट्स में क्या भी फर्क है? कैपिटल रेसिप्ट्स में आ जाता है जैसे बोरोइंग, गवर्नमेंट ने किसी से उधार लिया, दैट इज कैपिटल रेसिप्ट। ठीक है। रेवेन्यू रेसिप्ट में जो टैक्सेस से गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो उसकी रेवेन्यू रेसिप्ट में आता है। नॉन टैक्सेस सोर्सेज जैसे फाइन्स, पेनल्टीज, ठीक है, इनसे जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है दैट इज आल्सो कम इन रेवेन्यू रेसिप्ट्स। बट कैपिटल रेसिप्ट्स में जो गवर्नमेंट किसी से उधार ले रही है लॉन्ग टर्म, ठीक है, कैपिटल वाले बजट में लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट है जबकि रेवेन्यू बजट में शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट है। क्लियर है बात? डेफिसिट फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? नेक्स्ट कंसेप्ट है ये आपका। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब डेफिसिट को फाइनेंस करना। हम इस तरह से बोल सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ए टूल टू फिल द गैप बिटवीन public revenue and public expenditure, to fill the gap between public revenue and public expenditure। मतलब कि जो पब्लिक के रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर में डेफिसिट आ गया है ना, मतलब कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया है लेकिन उसका रेवेन्यू कम हो गया है, यही होता है ना डेफिसिट। ठीक है। तो इसको फाइनेंस कैसे गवर्नमेंट करती है? नए नोट्स प्रिंट करवा के, है ना, प्रिंटिंग न्यू करेंसी, नई करेंसी प्रिंट करा के क्या होगा, गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आएगा खर्च करने के लिए। ठीक है। तो पब्लिक का एक्सपेंडिचर दोबारा से पब्लिक रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात? सो दैट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक कंसेप्ट होता है पंप प्राइमिंग का, एनीवन नो अबाउट इट? दैट इज वन शॉट हाइक इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। वन शॉट हाइक इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी लो हो, या हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर लो हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लो हो, उसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक वन शॉट हाइक करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर में, अपने एक्सपेंडिचर में। ठीक है। वन शॉट मतलब एक ही झटके में हाइक, इंक्रीज कर देना। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर को एक ही झटके में इंक्रीज कर देती है जिससे क्या हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसे बूस्ट मिले कि वो भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए, वो भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। सो दैट इज द पंप प्राइमिंग। मतलब किसी को पंप देना, पंप देना का क्या मतलब होता है? यही होता है ना, एक बार किसी को पंप दिया तो वो बंदा पंप में आके, मतलब कि अपनी तारीफ में आके कुछ भी करके आपको दिखा सकता है। यही चीज हम बोलते हैं ना, जिसे बटरिंग भी बोल लेते हैं हम। सो वही चीज़ है कि एक गवर्नमेंट पंप से स्टार्ट करती है प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, एक हाइक करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर में ताकि प्राइवेट सेक्टर बूस्ट हो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है। अच्छा, एक बार आपको एमसीक्यू आया था इससे, लीवरेज कोफिशिएंट। लीवरेज कोफिशिएंट क्या है?
इट इज 1/1 माइनस MPC प्लस MPI। ये फार्मूला होता है लीवरेज कोफिशिएंट का। इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस मार्जिनल, एक मिनट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, सेव नहीं है याद रखिएगा, टू स्पेंड। MPC का मतलब है यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड MPI का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। ठीक है, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, ये मिलके बनते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, यानी यहाँ पे Z लिखा है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड। ठीक है, इसकी जगह पे ये, दिस इज द फार्मूला ऑफ लीवरेज कोफिशिएंट, ये आपने याद रखना है। एक बार आपको क्वेश्चन आया था, बजट के जो कैनन्स हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? ये बजट के कैनन्स हमने यहाँ पे नहीं पढ़ने, जस्ट इतना बता दीजिए कैनन्स जो है बजट के, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? कैनन्स ऑफ बजट गिवन बाय, एनीवन नो? Who gave the canon of budget? Okay, so canon of budget given by Harold D. Smith. एग्जाम में कई बार ऑप्शन में सिर्फ स्मिथ भी ऐड होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। सो द नेक्स्ट इज डेफिशिट्स। रेवेन्यू डेफिशिट क्या है? कैपिटल डेफिशिट क्या है? बजट डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट, that is primary deficit, and effective revenue deficit, effective revenue deficit। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट बहुत सिंपल है जी, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स इज अ रेवेन्यू डेफिशिट। कैपिटल डेफिशिट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रेसिप्ट्स। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं रेवेन्यू डेफिशिट तब अक्कर होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू रेसिप्ट से बढ़ जाए, और कैपिटल डेफिशिट तब अक्कर होता है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल रेसिप्ट से बढ़ जाए। ठीक है, सो बजट डेफिशिट क्या है? बजट डेफिशिट मतलब हम दोनों तरह के डेफिशिट को प्लस कर दें, कैपिटल डेफिशिट प्लस रेवेन्यू डेफिशिट, तो जो दोनों मिलके बन गए बजट डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट क्या है? दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग
बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। ऐसा कुछ जरूरी थोड़ा ना होता है कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है गवर्नमेंट। पंप प्राइमिंग का सिंपल मतलब है गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। दैट इज सिंपल एंड क्लियर मीनिंग ऑफ पंप प्राइमिंग। अच्छा, फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। याद रखिएगा फिजिकल डेफिसिट जो है इसे हम बोरोइंग्स के इक्वल भी कह सकते हैं। जो फिजिकल डेफिसिट होता है ये उतना अमाउंट जितना गवर्नमेंट ने बोरो किया है कहीं से, उसे ही हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट का खर्चा है 40,000 और गवर्नमेंट का टोटल जो रेसिप्ट्स बनी है वो बनी है 20,000, है ना। हमने फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करते वक्त माइनस कर दिया 40,000 माइनस 20,000, तो कितना आ गया 20,000। 20,000 क्या है फिजिकल डेफिसिट। मैंने क्या बोला ये किसके इक्वल होता है, बोरोइंग्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बताइए क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 20,000 ज्यादा है तो गवर्नमेंट को 20,000 का ही बोरो करना पड़ेगा ना, 20,000 का ही बोरो करना पड़ेगा तभी तो उसका एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इक्वल होगा। सो द अमाउंट विच गवर्नमेंट नीड टू बोरो टू मेंटेन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। क्लियर है बात सबको। क्वेश्चन आ जाए कि जो कौन सा ऐसा डेफिसिट है जो बोरोइंग के इक्वल होता है जिससे हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट ने बोरो कितना किया, तो फिजिकल डेफिसिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर। So what is the meaning of primary deficit? It is a fiscal deficit minus interest payments. Fiscal deficit minus interest payments. ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स, ग्रांट्स टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसे याद रखिएगा। दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। मतलब अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट में से वो ग्रांट्स जो हमें कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए मिली हैं उन्हें डिडक्ट कर दे तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बन जाएगा। एक यहाँ पे कंसेप्ट होता है मोनेटाइज्ड डेफिसिट का। ये क्या होता है? मोनेटाइज्ड डेफिसिट। मोनेटाइज्ड डेफिसिट का मतलब होता है इंक्रीज इन आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ये आरबीआई का मोनेटाइज डेफिसिट होता है कि आरबीआई को गवर्नमेंट को कितना देना है। सो आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। थोड़ा सा पब्लिक डेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पब्लिक डेप्ट
पब्लिक डेप्ट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए जो उधार लेती है, डेप्ट लेती है किसी भी सोर्स से, उसे पब्लिक डेप्ट कहते हैं। जब गवर्नमेंट का खर्चा पूरा नहीं हो पाता उसके रेवेन्यू सोर्सेज से, गवर्नमेंट को कहीं से उधार लेना पड़ता है, तो डेट इज अ पब्लिक डेप्ट। ठीक है। सो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्ट, इंटरनल एक्सटर्नल डेप्ट। एक होती है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्ट, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्ट। एक होती है रिडीमेबल एंड ई रिडीमेबल डेप्ट। ठीक है। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल में क्या फर्क है? वो डेप्ट जो गवर्नमेंट ने कंट्री से ही ली है, कंट्री के ही किसी रिसोर्स से ली है, दैट इज इंटरनल डेप्ट। वो डेप्ट जो गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री से ली है, दैट इज एक्सटर्नल डेप्ट। और याद रखिएगा जो एक्सटर्नल डेप्ट होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल डेप्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कंट्री का पैसा बाहर जा रहा है दूसरे कंट्री में। इंटरनल डेप्ट में तो क्या है, पैसा कंट्री में ही घूम रहा है ना, कंट्री में से ही गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया और वापस कंट्री को ही वापस कर दिया, अपने कंट्री में ही पैसा घूम रहा है। तो ये कम हार्मफुल होती है, जबकि जो एक्सटर्नल डेप्ट होती है इसका हार्म ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कंट्री के बाहर से ली जाती है। ठीक है ना, मतलब फॉरेन कंट्री से ली जाती है, कंट्री का पैसा बाहर जा रहा है। इसी तरह से प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्ट होती है। प्रोडक्टिव डेप्ट का मतलब होता है जब हम डेप्ट वाला पैसा किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम पे लगा रहे हैं, किसी प्रोडक्टिव एसेट को बनाने में लगा रहे हैं। जबकि अनप्रोडक्टिव डेप्ट का मतलब है कि हम जो डेप्ट का पैसा है वो किसी प्रोडक्टिव काम पे नहीं लगा रहे। अब यहाँ पे प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव काम में क्या फर्क है? प्रोडक्टिव काम वो होता है जब जैसे गवर्नमेंट ने खर्चा जो पैसा है उधार लेके कंट्री के किसी इस तरह के काम पे लगा दिया, एजुकेशन पे लगा दिया, हेल्थ पे लगा दिया, कुछ प्रोडक्टिव काम है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे लगा दिया, कुछ प्रोडक्टिव काम है। अनप्रोडक्टिव जैसे गवर्नमेंट ने पैसा लेके पुराना उधार चुकाने में लगा दिया। ठीक है, तो ये कोई प्रोडक्टिव काम तो है ना, इससे कुछ प्रोड्यूस तो हुआ नहीं इकोनॉमी में, सो दैट इज अ नॉन प्रोडक्टिव। सो याद रखिएगा जो प्रोडक्टिव डेप्ट होती है ना इसका कुछ फायदा होता है, लेकिन अनप्रोडक्टिव डेप्ट बहुत हार्मफुल होती है। प्रोडक्टिव डेप्ट का फायदा क्यों है कि गवर्नमेंट ने जिस भी किसी प्रोडक्टिव काम के लिए अपनी डेप्ट वाला पैसा लगाया है, जब भी वो प्रोडक्टिव काम गवर्नमेंट को इनकम देगा तो गवर्नमेंट डेप्ट वापस कर देगी। लेकिन अगर अनप्रोडक्टिव काम पे लगाया है तो उस अनप्रोडक्टिव काम से तो फ्यूचर में कुछ इनकम मिलने नहीं वाली, तो गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि उस डेप्ट को रीपे कैसे करना है। समझे बात को? तो इसी तरह से एक होती है रिडीमेबल एंड ई रिडीमेबल डेप्ट। रिडीमेबल डेप्ट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि उसने जो डेप्ट वाला पैसा लिया है वो एक सर्टेन डेट को इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वापस कर देनी है। जबकि नॉन रिडीमेबल डेप्ट का मतलब होता है कोई भी इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, कुछ भी गवर्नमेंट प्रॉमिस नहीं करती कि मैं कब पैसा देने वाली हूँ, कब किस टाइम पे मुझे इंटरेस्ट पे करना है, इस तरह की कोई भी प्रॉमिस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता। ठीक है। हाँ, एक चीज़ है इसमें, जो ई रिडीमेबल डेप्ट होती है ना इसमें रेगुलर इंटरेस्ट दिया जाता है, रेगुलर इंटरेस्ट इज पेड। ठीक है, बट डजंट गारंटी प्रिंसिपल अमाउंट, बट डजंट गारंटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट की कोई गारंटी नहीं होती इसमें, गवर्नमेंट देगी भी या नहीं देगी या कब देगी, लेकिन इंटरेस्ट पे किया जाता है। जबकि जो रिडीमेबल डेप्ट होती है इसमें हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, गवर्नमेंट का प्रॉमिस होता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट को प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ें पे कर देनी है और अपने सिर से डेप्ट का बर्डन जो है वो खत्म कर देना है। ठीक है। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्ट। तो एक यहाँ पे अभी आता है पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट, डेट इज पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट।
पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कि पब्लिक डेप्ट को इस तरह से मैनेज करना कि उस पब्लिक डेप्ट का इकोनॉमी पे कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। मैनेजिंग डेप्ट इन ए वे दैट it has no adverse impact on economy. ठीक है। अब एक बार आपको एग्जाम में पूछा गया था व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट। पब्लिक डेप्ट को अगर हमने मैनेज करना है तो उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? बस दिस इज योर लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा ये खत्म होने वाला है पब्लिक इकोनॉमिक्स का मैराथन। सो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट। पहली चीज तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट सर्विसिंग शुड बी मिनिमम। डेप्ट सर्विसिंग शुड बी मिनिमम। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ने पैसा लिया है उस पे जो इंटरेस्ट वगैरह है वो गवर्नमेंट को मिनिमम पड़े और गवर्नमेंट टाइमली उसे पे कर दे। बिकॉज अगर गवर्नमेंट टाइमली पे नहीं करेगी तो भी वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, है ना, पेनल्टी ज़्यादा लगती जाएगी। सो डेप्ट को सर्व करने की कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है शुड बी रीपेड एज सून एज पॉसिबल। शुड बी रीपेड एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डेप्ट को रीपे कर दे, ठीक है। और डेप्ट का मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मैच्योरिटी शुड बी वाइजली चूजन। शुड बी वाइजली मतलब बहुत सोच समझ के मैच्योरिटी पीरियड चूज करना चाहिए। मैच्योरिटी पीरियड समझते हैं ना कि जब डेप्ट को रीपे करने का टाइम आ जाए, जैसे मैच्योरिटी पीरियड, वो गवर्नमेंट को पीरियड जो है सोच समझ के चुनना चाहिए। तो चौथी चीज है कि इट शुड बी साइंक विद मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। जो डेप्ट सर्विसिंग है वो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से पूरा तालमेल रखती होना चाहिए। साइंक का मतलब होता है तालमेल रखना, ठीक है। तो एक पूरा उसका तालमेल होना चाहिए गवर्नमेंट की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से डेप्ट सर्विसिंग का। तो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो ब्रीफ में देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने मार्केट फेलियर का आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज एक्सप्लेन किए, टैक्सेस क्या होते हैं और टैक्सेस की अलग अलग टाइप्स को हमने ब्रीफ में समझा। देन टैक्सेस के कैनन्स किसने दिए हैं और क्या क्या ये कैनन्स हैं, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस में फ़र्क क्या रहता है। दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ी हमने टैक्सेस की, ठीक है। एक शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस की बर्डन वाली थ्योरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग टैक्स इंसिडेंट्स के टाइप पढ़े, टैक्स बयान्सी क्या है, लेफर कर्व क्या है, टैक्सेशन इंक्वायरी की कमेटीज की डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर की 3 तरह की थ्योरीज है जिनको स्पेसिफाई किया, ठीक है। और इसके अलावा बजट के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू बजट क्या है, कैपिटल बजट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैनन्स क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर के, these are different types of budget। एंड पंप प्राइमिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है,
एंड अलग अलग टाइप के जो डेफिसिट्स हैं इसका मीनिंग हमने समझा। देन पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट क्या है, इसके वेरियस प्रिंसिपल्स क्या है। तो ये पब्लिक इकोनॉमिक्स के होपफुली आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए होंगे जो आपके एग्जाम के एक दिन पहले ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ना चाह रहे हैं देन यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय रेफरल सिमर 10। 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है जी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।